अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और इंडिया इज़ नाउ द चैम्पियन ऑफ चैम्पियन ट्रॉफी, मतलब कि वो चैम्पियंस हैं चैम्पियन ट्रॉफी के 2025 फाइनल देखा। जिसने भी कॉन्ग्रेचुलेशन सब इंडियंस को, जो भी वीडियोस देखते हैं या जो भी अराउंड द वर्ल्ड हैं, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी टीम बहुत बेहतरीन खेली है। और थ्रू आउट द टूर्नामेंट जितनी भी चीज़ें थी उन सब में इंडिया जो है वो फार सुपीरियर था बाकी सब टीमों से। चाहे वो फील्डिंग इतनी नहीं, बैटिंग बॉलिंग में था फार। बहुत बड़ा गैप नज़र आया है बिटवीन इंडिया एंड अदर टीम्स। ये इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड हो गया या इंडिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ द टीम्स हो गया। अनडिफिटेड 2024 का वर्ल्ड कप जीते, अनडिफिटेड 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। रोहित शर्मा इज़ नाउ द विनिंग कैप्टन ऑफ ICC 2020 वर्ल्ड कप टू 2024 एंड नाउ 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी। तो बैक टू बैक रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिता दिए। एक सवाल उठ रहा था उसके ऊपर भी कि एज अ कप्तान वो पिछले 2 सालों के अंदर उसने सब रूमर्स वगैरह ये सी चीज़ें सारी सब कुछ उड़ा पुड़ा के सारी साइड पे फेंक दी। और एक बहुत बड़ा दिन आज इंडियंस के लिए होगा, आई एम श्योर। बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक बात है फाइनल की, अब हम फाइनल को ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं। पहले टॉस जीतता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करता है। उससे पहले मैट हेनरी का ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें नज़र आया गेम में, क्योंकि न्यू बॉल जो थी उससे इतनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग पहले 10 ओवरों के अंदर नहीं हुई जिस तरह की हेनरी प्रोवाइड करता था, या शुरू से आके ऊपर से 2 से 3 आउट करना, वो चीज़ हमें नहीं नज़र आई। विल और रूर ऑफ कलर बहुत ज़्यादा पिछले दोनों बड़े मैचों में, सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैचों के अंदर जो है वो उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। बहुत पथेटिक बॉलिंग कराई उसने। और द स्टार्ट न्यूजीलैंड गॉट, मतलब कि टॉस जीत के बैटिंग की, स्टार्ट 69 फॉर 1 आफ्टर 10 ओवर्स। वहाँ से 40 ओवरों के अंदर मतलब 170 रन बनाए हैं अगले 40 ओवरों में। यहाँ पे दाद देनी होगी रोहित शर्मा की कप्तानी को। यहाँ पे आपको सराहना पड़ेगा इंडिया ने जिस तरह फील्ड पे चीज़ें कंट्रोल किया। और एक मुझे कॉमन चीज़ नज़र आई इंडिया के इस मैच में, फाइनल में और बाकी सारे मैचों में, कि एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। वो ये है कि बैटिंग में शुरू के 10 ओवर कैपिटलाइज करने हैं। रोहित शर्मा फेयरलेस खेलता है, तेज़ खेलता है। और बॉलिंग के अंदर ये है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करनी। नई बॉल से अगर विकेट मिलती है तो ठीक है, वरना मिडल ओवर्स के अंदर कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करनी। मिडल ओवर्स के अंदर सिंपल रखना है, स्पिनर्स को लेके आना है और बैट्समैन को फोर्स करना है कि वो कोई गलती करे, खुद से कुछ नहीं करना। अगर आप पैटर्न देखें ना, ये तो यही होता है कि 15 से 20 ओवर जो बीच के होते हैं ना, उसमें कोई गेम इतना ख़ास वो नहीं होता। वो सिर्फ प्रेशर क्रिएट करते हैं डॉट बॉल्स। उसकी मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि फाइनल के अंदर अभी जो न्यूजीलैंड की बैटिंग थी, जैसे मैंने पहले बताया कि 69 फॉर 1 था 10 ओवरों के बाद, और अगले 10 से 20 ओवर के दरमियान कोई 33 रन बने, और फिर 30 से 40 ओवर के दरमियान 37 समथिंग इस तरह कुछ रन बने। ये दिखा रहा है कि इनकी जो बीच के 20 ओवर है ना, वो ये स्क्वीज़ करते हैं, डॉट बॉल क्रिएट करते हैं। और वो इस तरह से हमें पता लगता है कि बाउंड्री जो रेशो है ना वो बहुत कम चली जाती है अगेंस्ट इंडिया बाकी टीम्स की मिडल ओवर्स के अंदर। वो इस तरह से कि फाइनल में भी 81 बॉल के बाद जाके फिर छक्का लगा था। 81 बॉल के बाद, वो भी ब्रेसवेल ने मारा था 81 गेंदों के बाद। उसके बाद 65 बॉल्स फिर डॉट हुई, उसके बाद जाके जो है वो डॉट नहीं, मतलब 65 बॉल्स तक कोई बाउंड्री नहीं लगी, और वो फिर एंड में आके एक चौका लगा। तो कहने का ये मकसद है कि एक स्ट्रेटजी है, एक प्लान है, उसके मुताबिक जो है पूरी टीम कोऑर्डिनेट कर रही है और खेल रही है। अच्छा, और रिस्पॉन्ड भी कर रही है। अच्छा, न्यूजीलैंड का स्टार्ट होता है बेहतरीन स्टार्ट, रविंद्रा और विल यंग आउट हो जाता है, लेकिन रविंद्रा बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करता है। लेकिन फिर एकदम से कुलदीप यादव को जल्दी लेके आना, मतलब कि अमूमन वो थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन वो जल्दी उसको बॉलिंग पे लगाया और उसने आपको पहले ही ओवर के अंदर पहली बॉल पे ही विकेट निकाल के दे दी। पहले उसने रविंद्रा को निकाला, फिर विलियमसन को निकाला। तो जो दो मेन सबसे बड़े फॉर्म वाले प्लेयर थे उनको उसने निकाल दिया, जो कि स्पाइन चल रहे थे इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की। तो वो टूट गई उनकी, प्लस हेनरी उनके पास नहीं था, तो वो
एक स्पॉट ऑफ बॉदर में आ गए थे। हेनरी इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग नहीं था उनके पास, और उनके जो दो मेन फॉर्म वाले प्लेयर थे वो जल्दी आउट हो गए। वहाँ पे जब 2 विकेट गिरी ना, तो मुझे लगता है कि मिचेल के अंदर हमारे बैट्समैनों वाली रूह आ गई, और उसमें इतनी गलती उसकी भी नहीं है। असल में उसके साथ भी कोई खड़ा नहीं हुआ जो पार्टनरशिप लगाया। थोड़ी देर बाद कोई 17 18 20 रन के बाद वो आउट हो गया, लेथम, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर सारा डेरिल मिचेल पे आ गया, और उसने फिर इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स कंज्यूम की। नॉर्मली अगर आप देखो डेरिल मिचेल को, तो वो बहुत तेज़ क्रिकेट खेलता है, वो एग्रेसिव क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है और अपनी गेम खेलता है, रना बॉल वो नॉर्मल खेलता है। तो वो उस तरह आज नहीं नज़र आया। वो उसकी वजह यही थी कि उसके साथ किसी ने पार्टनरशिप नहीं लगाई, और प्लस उसने भी काउंटर अटैक करने की कोशिश नहीं की। उसकी भी वजह यही थी कि वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गया। जब बैक टू बैक 2 आउट हुए ना, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गया, और उसने फिर बॉलें कंज्यूम करना शुरू कर दी। तो फिर जब एंड पे मारने की बारी आई या रन्स बनाने की बारी आई, तो वो ब्रेसवेल था जिसने आके थोड़ा सा पैडल डाउन किया और कुछ रन्स बनाए, 50 बनाई, बहुत अच्छी। लेकिन बीच में सारा मिडल ऑर्डर उनका मिडल ऑर्डर जो है वो सारा कोलैप्स कर गया। जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है, कि मैं, अगर हम प्रीव्यू वाली वीडियो देखते ना मेरी, तो मैं उसमें भी ये बात कर रहा था कि मुझे इतना केपेबल नहीं लग रही इनकी बैटिंग। ठीक है, 102 2 से 3 प्लेयर इनके बहुत अच्छी फॉर्म में, लेकिन वो वाली बात नज़र नहीं आ रही। अगर यहाँ पे 270 280 अगर इंडिया करता ना, बाय द वे न्यूजीलैंड भी अगर 280 करता, तो ये जीत सकते थे। खैर, जो डेरिल मिचेल की वो डॉट बॉल्स थी, उसकी कंजम्पशन की वजह से इनका टोटल जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा हो गया। मतलब कि लास्ट 10 ओवर्स के अंदर 50 कुछ रन्स बने, लास्ट 10 ओवर्स के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि जो रन रेट आपका 40 ओवर से लेके अपना 10 ओवर से लेके 40 ओवर तक होना चाहिए, उसके दरमियान 5 6 का रन रेट, वो उनका लास्ट 10 में था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर किया, जिसकी वजह से उनके इतने रन्स बोर्ड पे नहीं थे। कम से कम वो 30 रन शॉर्ट थे, जहाँ तक मुझे लगता है मैच जीतने, जो विनिंग टोटल था 280। फिर इंडिया की बैटिंग आती है। जो इंडिया ने स्टार्ट लिया है, वही मैं जो अप्रोच की बात कर रहा हूँ, कि एक अप्रोच है, एक स्ट्रैटेजी है कि हमने इस तरह गेम की तरफ जाना है, इस तरह हमने परसू करना है गेम को। तो उसमें अगर आप देखो ना, तो रोहित शर्मा और गिल गिल तो इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था जितना रोहित शर्मा लग रहा था, और उसने पैडल डाउन करके उसने मारा, और ही स्कोर्ड हिज हाईएस्ट रन्स इन द फाइनल। तो ये दिखाता है कि वो कितना बड़ा प्लेयर भी है। मतलब कि इससे पहले उसका हाईएस्ट 41 था अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन इस फाइनल के अंदर 76 रन्स बनाए उसने। और उनका इम्पैक्ट आप देखें कि वो 76 रन कितना बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया, कि वो 10 ओवर में ही मैच को ऑलमोस्ट पलट गया था। फिर बैक टू बैक उनकी विकेटें गिरी। विराट कोहली पहली बॉल पे आउट होता है, 1 रन पे आउट होता है, सॉरी, और गिल आउट होता है। ग्लेन फिलिप्स का बेहतरीन कैच, वो जो ADHD है, वो बीमारी उसकी सुपर पावर बनी हुई है, सुपर कैच वो करता है। 2 आउट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ अगर आप डिफरेंस देखेंगे ना, तो वो आपको नज़र आएगा कि उनके जब 2 आउट हुए थे ना न्यूजीलैंड के, तो वो घुस गए थे शेल में। ठीक है, कोई पार्टनरशिप नहीं लगी, विकेटें गिरी थी, साथ डेरिल मिचेल जो है वो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स कंज्यूम कर रहा था। लेकिन आप जब सिमिलर सिचुएशन इंडिया के ऊपर आई, और वो भी चेजिंग में, ऑल दो रन उनके पास 30 35 उन्होंने ज़्यादा किए हुए थे उससे पहले जब ये 2 विकेटें गिरी हैं। लेकिन ये है कि फ़र्क अप्रोच के अंदर हमें नज़र आया। जो हम बात करते हैं, जो इंटेंट हम कहते हैं, इंटेंट की बात करते हैं, उसके अंदर फ़र्क नज़र आया न्यूजीलैंड के और इंडिया के, कि वहाँ पे वो शेल में नहीं गए। हाँ, जो 30 से 40 ओवर के दरमियान जो 10 ओवर हैं, इधर बहुत कम रन्स बने थे। मतलब 28 27 28 या 30 रन बने थे। वहाँ थोड़ा न्यूजीलैंड ने प्रेशर क्रिएट किया, और सेंटर ने बहुत अच्छी कप्तानी की। बीच में थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि स्लिप कोई नहीं लगाई हुई थी, और वो एक आधा एज भी निकला, कैच भी छूटे। अच्छा हाँ, जहाँ तक फील्डिंग की बात है, इंडिया ने चार कैच छोड़े, डिस्पाइट इंडिया ड्रॉपिंग 4 कैचेस, न्यूजीलैंड ओनली मैनेज टू अचीव 252। तो मतलब आप बॉलिंग की क्वालिटी देख लें, 4 कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद 250 किया न्यूजीलैंड ने। ठीक है, उसके बाद
जब इंडिया की बारी आती है तो उसके ऊपर भी कैच एक दो तीन कैच इजीली छूटे हैं, न्यूजीलैंड ने छोड़े हैं। ठीक है, एक बहुत क्रूशल कैच शीरियस अय्यर का छोड़ा जेमिसन ने, काइल जेमिसन ने। ठीक है, उसके अलावा एक और कौन प्लेयर का नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन एक और कैच छोड़ा था शुरू में, मेरे ख्याल से डैरिल मिचेल ने ही छोड़ा था, रोहित शर्मा का, वो शुरू में ही कैच छोड़ दिया था। तो नॉर्मली न्यूजीलैंड इस तरह करती नहीं है, लेकिन वो नज़र आ रहा था कि वो प्रेशर है। अच्छा, ड्रिंक्स ब्रेक होती है 15 ओवर के बाद, और इंडिया के 130 समथिंग के ऊपर 2 आउट होते हैं। तो वहाँ पे जब मीटिंग हुई ना छोटी सी, उसके अंदर न्यूजीलैंड ने काफ़ी अपनी नर्व्स कंट्रोल करके दोबारा से जब चीज़ें शुरू की ना, तो फिर उन्होंने, सॉरी, आउट होने से पहले 2 ड्रिंक्स ब्रेक हुई थी और फिर उसके बाद उन्होंने 2 आउट किए और इस तरह थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत फार सुपीरियर लगा मुझे, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतरीन उन्होंने क्रिकेट खेली है। येस, देयर वाज एन एडवांटेज कि वो एक ही ग्राउंड पे खेल रहे थे, लेकिन आप ये फैक्ट उनसे नहीं ले सकते कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। और असल में होता ये है कि पाकिस्तान में डिफरेंट पिचेज़ हैं, दुबई में फ़ौरन आते ही डिफरेंट पिचेज़ हैं। अब जो प्लेयर्स हैं उनको एडजस्टमेंट के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, मतलब कि यहाँ से फ़्लाइट ली, वहाँ गए, एक दिन का गैप है, उसके बाद आपने मैच खेलना है, तो इतना ज़्यादा नहीं। हालांकि फ़ाइनल में 4-5 दिन का गैप था, लेकिन बैक एंड फोर्थ हो रहा था ना, मतलब कि वो अपना लास्ट मैच खेलने गए, उससे न्यूजीलैंड इंडिया से खेला लास्ट मैच अपना ग्रुप का। ठीक है, फिर वापस आए, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जब मैच हुआ तो वो फिर दुबई गए अननेसेसरीली, और फिर उसके बाद जब अगला सेमीफाइनल था उसमें वो वापस आए पाकिस्तान, इधर मैच जीता, फिर वापस गए दुबई। तो ये यूं यूं जो होता है ना, ये अफेक्ट करता है प्लेयर्स को। और जिस तरह हमें 2023 के एशिया कप के अंदर स्केड्यूलिंग बहुत बकवास थी, जिसकी वजह से हमारा भी बहुत बेड़ा गर्क हुआ था। खैर, न्यूजीलैंड ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन ये है कि फ़ाइनल के अंदर न्यूजीलैंड चोक्ड अगेन। असल में न्यूजीलैंड भी चोकर है, उनके बारे में कोई इतनी बात नहीं करता। 19 का वर्ल्ड कप, चलो वो आप जो मर्ज़ी कह लो, लेकिन वो फाइनल में हार गए थे। ठीक है, उसके बाद अपना ये वाला आप देख लो, 21 वाला सेमीफाइनल देख लो, फिर ये वाला वर्ल्ड कप हो गया। तो न्यूजीलैंड भी एक तरह की चोक कर जाती है बड़े मोमेंट्स पे आके। और आई फील बैड फॉर विलियमसन कि इतना बड़ा प्लेयर जो है, आई थिंक कि वो कुछ जीते बगैर ही आउट हो जाए तो वो मतलब रिटायर हो जाए, तो उसकी लेगेसी के ये बहुत अगेंस्ट है, और बहुत बुरी चीज़ है इसकी लेगेसी के लिए। तो न्यूजीलैंड, अच्छा, अब जहाँ तक हम टूर्नामेंट की बात करते हैं, पूरे टूर्नामेंट की, नाउ द टूर्नामेंट इज़ ओवर, तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट टूर्नामेंट्स दैट आई हैव एवर सीन। क्योंकि ये इसकी वजह से ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान निकल गई, ठीक है, वो डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन आपको अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिलनी चाहिए। ओनली 2 मैचेस दैट आई enjoyed इन दिस टूर्नामेंट, देर आर ओनली 2 मैचेस। क्यों? एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो 350 चेज हुआ था, और एक अफगानिस्तान और इंग्लैंड का, बस। फाइनल भी अगर आप देखो तो स्कोर कार्ड देखोगे, आप कहोगे हाँ ठीक है, 6 आउट से जीता है, चलो न्यूजीलैंड ने 6 आउट गए, लेकिन बहुत कन्विंसिंगली जीते हैं वो उन्होंने कोई, मतलब उनको इतनी हाथ पैर फूलने वाली सिचुएशन आई नहीं, 250 बना और वो इजीली उन्होंने चेस कर दिया। वो बीच में एक हल्का सा आया था जब 2 आउट हुए थे, लेकिन आई डोंट थिंक कि कभी भी ड्रेसिंग रूम में उनके ऐसा माहौल आया होगा कि मतलब कहीं ये मैच ना हाथ से निकल जाए या कुछ इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं था। थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं था, फाइनल तो छोड़ दें, थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं था। तो एज अ क्रिकेट क्वालिटी अगर आप देखो ना, तो बहुत ही वन साइडेड टूर्नामेंट रहा है ये, और इतना कोई मज़ा नहीं आया। हालांकि जितनी हाइप 2-3 सालों में बनी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा इस तरह की थी कि पता नहीं चैम्पियन ट्रॉफी को देखेंगे हम, मज़ा आएगा, बहुत ही क्लोज मैचेस हों, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ही वन साइड थ्रैशिंग वाले मैचेस हुए, कोई सिर्फ 2 मैचेस क्लोज आए और उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब फाइनल सेमीफाइनल आप उठा के देख लो, आप ग्रुप स्टेजेस के मैचेस उठा के देख लो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सब बेकार खेलें, पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं है ना, मतलब। और एक और चीज़ मुझे ऑड लगी कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो सेरेमनी होती है, उसके अंदर जो अवार्ड्स दिए जा रहे थे, उसमें पीसीबी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। क्यों? मतलब कि मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया जब जीता था
इंडिया के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी, तो वो बड़ा क्लिप वायरल भी है, तो वो बीसीसीआई का ही रिप्रेजेंटेटिव था जिसने दी थी। तो अब क्या वजह है कि ये गए नहीं या इनको बुलाया नहीं गया, या आई डोंट नो, क्योंकि हम होस्ट थे, पाकिस्तान होस्ट था, तो वो अवार्ड्स या ट्रॉफ़ी आई थिंक के होस्ट भी दिया करते हैं, या एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है। एक न्यूजीलैंड का रिप्रेजेंटेटिव था, एक मतलब वो भी आईसीसी की तरफ से ही था, और एक बीसीसीआई का था, रॉजर बिन्नी प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, जय शाह प्रेसिडेंट आईसीसी, और अपना एक और बंदा था आईसीसी का। तो पीसीबी बिल्कुल भी था ही नहीं, मतलब कि नामो निशान नहीं नज़र आया। अब क्या वजह है उसकी, ये आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी ऑड लगी ये चीज़ मुझे। खैर, टूर्नामेंट तो अब ओवर हो गया है, और काफ़ी हलचल पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मच रही है, और आपस में अब जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो भी लड़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा अगले वीडियो में, जब मेरे साथ आदिल भी होगा। हम बैठ के स्क्वाड पे भी बात करेंगे और इन चीज़ों को भी देखेंगे कि कहाँ मसला आ रहा है। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा, और इंडिया को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, जो भी इंडियंस देख रहे हैं, आप लोग वेल डिज़र्व विनर्स ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। और अगली वीडियो के लिए मिलता हूँ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।